नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। डार्विन से हमने इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा। हम लोग इस समय 3rd चैप्टर पे हैं, पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स, क्या लेसन बताया उन्होंने इसमें? हमने पढ़ा था कि हमें हमारी बॉडी में जो नेचर है वो कुछ ऐसे चेंजेस करता है जो हमें लगता है कि अभी हमारे काम की नहीं है, लेकिन वो बाद में हमारे काम आ सकती है। वेरी गुड। अगर कोई चीज़ फालतू है तो वो चीज़ अपने आप हट जाएगी, वो रहेगी ही नहीं। आपने कहा नेचर ऐसी चेंजेस करता है जो अभी तुरंत यूज़फुल नहीं है, बाद में शायद यूज़फुल हो, और अगर वो यूज़लेस है तो नेचर उसको ख़त्म कर देगा। इस चीज़ को बिजनेस में कैसे आप लागू करते हैं? ये आइडिया बिजनेस का कोरोलरी एनालॉजी कैसे, बिजनेस में ये चीज़ कैसे लागू है? मैं वो हाँ, जो कंपनीज कैलकुलेटेड रिस्क लेती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक बीमार को दवाई खाना या ऑपरेशन कराना है। आज एक पेशेंट आया था, उसका अल्ट्रासाउंड किया मैंने, उसको अक्यूट अपेंडिसाइटिस था। अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है, वो सूज गया था और उसका इलाज होता है ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो अपेंडिक्स फट जाता है। अपेंडिक्स फट जाता है तो आंत के अंदर की चीज़ें बाहर निकल आती हैं एब्डोमेन में। एब्डोमेन में एक तरह से सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे परफोरेशन के फीचर्स होते हैं। डर लग रहा था कि मुझे ना हुआ। हाँ, जान जा सकती है। तो जिस कंपनी को ये नहीं पता कि उसे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, वो कंपनी या तो छोटी रह जाएगी और या तो इम्प्लोड कर जाएगी। मतलब रिस्क तो लेगी लेकिन इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेगी ये ख़त्म हो जाएगी। आज के टॉपिक का नाम है रोबस्टनेस इज अ प्रॉक्सी फॉर एवोल्यूशनरी एंड बिजनेस सक्सेस बट डजंट गारंटी इट। हम यहाँ पर रोबस्टनेस वर्ड यूज़ करना शुरू करो गरिमा, आप भी। कोई भी कंपनी रोबस्ट है, रोबस्ट मतलब ताकतवर है, फ्यूचर में जाके बड़ी हो जाएगी। ये एक प्रॉक्सी है फॉर एवोल्यूशनरी एंड बिजनेस सक्सेस। प्रॉक्सी मतलब होता है अगर कोई कंपनी रोबस्ट है, इसका मतलब वो एवोल्यूशन करेगी, ग्रो करेगी और बिजनेस में सक्सेसफुल होगी। लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ये गारंटी नहीं है। अगर कोई कंपनी रोबस्ट है तो गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगी ही। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि कोई पेशेंट आपको आके बोले कि डॉक्टर साहब मुझे अपेंडिसाइटिस है, अगर मुझे दवाई देंगे तो ठीक हो जाऊंगा। बोलूँगा हाँ। बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा? मैं बोलूँगा हाँ। अच्छा, ऑपरेशन किया तो ठीक हो जाऊँगा? मैं बोलूँगा हाँ। फिर वो पूछे गारंटी है? मैं बोलूँगा नहीं भाई, गारंटी नहीं है, खाली चांसेस है। क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा अननोन चीज़ है, कब कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ जाए हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन फिर भी 90% चांसेस ये हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ख़ास तरह की कैविएट दे रहे हैं। कैविएट मतलब एक नुआंस दे रहे हैं, मतलब वार्निंग। हाँ, वार्निंग दे रहे हैं कि कब कब वो काम नहीं करेगा। डायनासोर्स, a diverse group of more than 1,000 reptilian species dominated our planet for 180 million years। बाप रे बाप, डायनासोर्स की फोटो देखी है? कहाँ देखी? कौन सी फिल्म देखी? जुरासिक पार्क देखी है? 1, 2 सब देखी है? तो डायनासोर्स ने, ये एक ग्रुप था हज़ारों रेप्टिलियंस का, जैसे छिपकली होते हैं ऐसे ही डायनासोर्स का ग्रुप था, जिसने हमारे धरती पर 180 मिलियन ईयर्स मतलब 18 करोड़ साल तक के लिए राज किया। इस धरती के राजा वो थे। हम इंसान मुश्किल से 10-12 हज़ार साल पुराने हैं, उसने राज किया था 18 करोड़ साल तक। एज अ मैटर ऑफ कंपैरिजन, वी होमो सेपियंस हैव बीन अराउंड फॉर लेस दैन 0.2 मिलियन ईयर्स। इन्होंने बता दिया, आपको खाली एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बता दें, होमो सेपियंस मतलब हम जो इंसान हैं वो हम धरती पर मात्र 0.2 मिलियन ईयर्स से हैं। 0.2 मिलियन ईयर्स मतलब 2 लाख साल। 2 लाख साल से इंसान यहाँ पर हैं।
मतलब वो भी ऐसे वाले इंसान नहीं जो कपड़े पहनते हैं, होमो सेपियंस जो बंदर जैसे थे। तो हम इंसान मात्र 2 लाख साल से धरती पर हैं। डायनासोर्स couldn't have survived and thrived for so long unless they were highly robust and adaptable. डायनासोर्स 18 करोड़ साल तक के लिए सरवाइव किए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते अगर ये खुद रोबस्ट नहीं होते, बहुत रोबस्ट नहीं होते और एडेप्टेबल नहीं होते। समझ गए? एडेप्टेबल मतलब अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अगर बदलना नहीं जानते तो ये लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाते। मॉलिक्यूलर एविडेंस हैज शोन दैट मेनी मॉडर्न मैमेलियन ऑर्डर्स कार्निवोरा, प्राइमाटा, प्रोबोसिडिया को एग्जिस्टेड विथ डायनासोर्स फॉर एटलीस्ट 30 मिलियन ईयर्स ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड 145 to 65 मिलियन ईयर्स अगो। मॉलिक्यूल्स को जब स्टडी किया गया तो उसके सबूत पाए गए हैं कि बहुत से आजकल के मैमल्स जानते हैं किसको बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं। मैमल्स वो मछलियाँ को बोलते हैं ना। मैमल्स को नहीं भाई, आप लोगों को मैमल्स से दिमाग में कोई फोटो नहीं बन रहा। पता है, वेल्स होती हैं। वेल्स होती हैं, बट मैमल्स किसको बोलते हैं? अब अच्छा, इंसान मैमल है कि नहीं? मैमल के 5 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहला वार्म ब्लडेड, उसका खून गर्म होता है। दूसरा हेयर और फर, उसके शरीर पे बाल होते हैं। तीसरा बच्चे पैदा करता है, लाइव बर्थ्स, एक्सेप्ट फ्यू स्पीसीज, कुछ हैं जो अंडे देती हैं। चौथा जो वैभव ने पॉइंट बताया, मैमरी ग्लैंड होता है, मतलब वो दूध पिलाती है अपने बच्चों को। एक डायफ्राम होता है इनके, डायफ्राम क्या हाँ। बोलते हैं उसको? 3 मिडिल ईयर बोन्स, इनके कान में 3 बोन्स होता है, नई चीज़ है भाई। मैमल्स हैव 3 बोन्स। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो मैमल्स हैं। तो कह रहे हैं बहुत से मैमल्स जो आज हैं वो डायनासोर्स के टाइम पर भी थे, इसके सबूत पाए गए हैं और शायद और पहले से थे। द मैमल्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ डायनासोर वर स्मॉल, स्क्विरल साइज्ड एंड प्रॉब्ली इंसेक्टिवोरस। तो ये जो मैमल्स थे उस ज़माने में डायनासोर्स के टाइम पर, ये बहुत बड़े बड़े नहीं थे, ये छोटे छोटे थे, स्क्विरल के साइज़ के, गिलहरी के साइज़ के थे और शायद ये इंसेक्ट खाया करते थे, इसलिए इनको बोलते थे इंसेक्टिवोरस। इफ़ एलियंस हैड लैंडेड ऑन आवर प्लैनेट 65 मिलियन ईयर्स अगो, they never could have predicted that a small offshoot of insignificant mammalians would reign supreme one day. पता है किसके लिए बोल रहे हैं? इंसानों के लिए। अगर एलियंस उस ज़माने में आए होते, 65 मिलियन ईयर्स अगो आए होते, तो ये कभी नहीं बोल सकते थे कि एक छोटा सा ऑफशूट इन्हीं इनसिग्निफिकेंट मैमलियन से, जो गिलहरी के साइज़ के हैं, उनके बच्चे उसमें से हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे, कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। कैटाक्लिस्मिक आफ्टरमैथ ऑफ एन एस्ट्रॉयड स्ट्राइक ऑन द याकुटाना पेनिनसुला 65 मिलियन ईयर्स अगो वाइप्ड आउट डायनासोर्स। डायनासोर्स ख़त्म हो गए क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स अगो, 6 करोड़ 50 साल पहले, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आया था, एक बहुत बड़ा पत्थर उसने धरती पर आकर टकराया था, उसकी वजह से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रोबस्टनेस ऑफ डायनासोर डिड नॉट गारंटी देयर इवॉल्वेबिलिटी। बड़े ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि 180 मिलियन 18 करोड़ साल तक जिंदा रहे, लेकिन उसके बावजूद जब एस्ट्रॉयड आया तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। इन जनरल द ग्रेटर द रोबस्टनेस द ग्रेटर इवॉल्वेबिलिटी। जनरली ये है कि जितना ज़्यादा कोई आदमी रोबस्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो इवॉल्व हो सकता है। बट समटाइम्स रोबस्टनेस सीजेस टू हेल्प बिजनेस अडेप्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बिजनेस इतने रोबस्ट होते हैं कि वो अडेप्ट ही नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वी कैन सी इन गैप्स फेलियर टू ग्रो डिस्पाइट कंपनी बीइंग वेरी रोबस्ट। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि गैप्स, एक कंपनी थी गैप्स, वो कपड़े, जीन्स, इस टाइप की चीज़ें बेचा करती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो फेल हो गई, जबकि वो बहुत रोबस्ट थी, बहुत बड़ी थी। इट्स रेवेन्यू स्टेड फ्लैट एट अबाउट 16 बिलियन फ्रॉम 2005 to 2020।
2005 से लेकर 2020 तक इसका रेवेन्यू फ्लैट था, 16 बिलियन तकरीबन। Although it delivered ROCE of 20% or more for more than a decade and had no leverage, दो चीज़ें अच्छी थी इसके बाद। ROCE अच्छा था इसका, 20% का ROCE था और इनके ऊपर कोई लेवरेज नहीं था। लेवरेज मतलब कर्जा नहीं था। इन जनरल मल्टीपल लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस आर बेटर दैन सिंगल लेवल। देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के रोबस्टनेस से अच्छा है कि ये अलग अलग रोबस्टनेस ज़्यादा अच्छा है। अगर एक ही लेवल पे रोबस्टनेस है, इसके पास तो 2-3 थे। एक तो इनका ROCE अच्छा था, दूसरा इनके ऊपर उधारी नहीं थी। इनका चलो ठीक है बढ़ नहीं रहा था, लेकिन कम से कम रेवेन्यू तो था, तो मल्टीपल लेवल बट था इनके पास। बट समटाइम्स इवन मल्टीपल लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस can't safeguard the future of business, as has been the case of thousands of newspapers across the world. आज की डेट में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, दुनिया भर के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनका बिजनेस एकदम सिकुड़ गया है। टेलीविज़न के ऐड जो चलते थे वो अरबों रुपए का था, वो बहुत सिकुड़ गया है। कौन खा गया न्यूज़पेपर का ऐड? हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल को ख़त्म कर दिया इसने। तो यही कह रहे हैं, बड़ा रोबस्ट बिजनेस था न्यूज़पेपर का, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। Thousands of newspaper across the world. In generally, highly robust businesses evolve by taking calculated risks. Generally, जिनका भी बिजनेस बहुत रोबस्ट होता है, वो लोग अपने आप को इवॉल्व करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के। बट समटाइम्स, वेरी रेयरली, businesses can succeed by taking huge risks as shown by Netflix. एक तो होता है कैलकुलेटेड रिस्क, छोटे छोटे रिस्क, लेकिन कभी कभी नेटफ्लिक्स जैसी कोई कंपनी होती है जो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेती है, बहुत बड़ा रिस्क लेती है और फिर भी सक्सेसफुल हो जाती है। वी एट नालंदा नेवर बेट अगेंस्ट द ऑड्स। बोलते हैं हम नालंदा वाले एकदम हिसाब किताब से चलते हैं। अगर कोई चीज़ अगेंस्ट द ऑड्स है, जैसे नेटफ्लिक्स में वो पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेती है, वो बहुत बड़ा रिस्क लेती है। तो बोलते हैं भले वो सक्सेसफुल हो जाए, हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। एंड सो डिस्पाइट सम रेयर काउंटर एग्जाम्पल्स, वी हैव केप्ट एंड विल कंटिन्यू टू कीप रोबस्टनेस एट द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, कोई कंपनी रोबस्ट ना हो करके भी बहुत बड़ी हो रही है, हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये पूछेंगे ये कंपनी रोबस्ट है कि नहीं। अच्छा, एज अ परमानेंट ओनर्स वी सीक रोबस्टनेस इन कंपनीज एज द बेस्ट अवेलेबल बेंचमार्क टू असेस इफ दे आर लाइकली टू अडेप्ट एंड सर्वाइव ओवर लॉन्ग टर्म। इनका कहना है कि हम अपने कंपनीज को ऐसा नहीं है कि खरीद कर बेचने वाले हैं, हम इसके परमानेंट ओनर्स हैं। इसीलिए हम खोजते रहते हैं कि कौन सी कंपनी रोबस्ट है, कौन सी नहीं, और इसी से हमको मालूम पड़ता है कि वो अडेप्ट करेगी और सर्वाइव करेगी या नहीं। As a better measure may exist, but I don't know what it is. बड़ी समझदार हैं ये। जैसे अगर कोई डॉक्टर हो ना और मरीज़ पूछे सर इस बीमारी का इलाज यही है, बोले हाँ सबसे अच्छा इलाज यही है, समझदार डॉक्टर बोलेगा हो सकता है इससे अच्छा इलाज हो, लेकिन मैं नहीं जानता। तो आपने ये भी बोल दिया हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता। ये भी ये कह रहे हैं हो सकता है इससे भी अच्छा तरीका हो इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन हम नहीं जानते। वी इन्वेस्ट ओनली इन हाईली रोबस्ट कंपनीज। हम ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत रोबस्ट हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टेड रोबस्ट एंड हैव ग्रोन देयर सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर डिकेड्स। बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें हमने पैसा लगाया है, वो रोबस्ट हैं और दसियों सालों से उनका सेल्स ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बट आवर ट्रैक रिकॉर्ड्स आर नॉट परफेक्ट। लेकिन माफ़ करिएगा, हम परफेक्ट नहीं हैं। हम सारे इन्वेस्टमेंट जो करते हैं सब में पैसा नहीं कमा पाते। वी हैव विटनेस्ड 2 की प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच। कैविएट दे रहे हैं ये, हमारे इस अप्रोच में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, 2 की प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, अ बिजनेस कैन लूज रोबस्टनेस। कितना भी ताकतवर बिजनेस हो, वो किसी पॉइंट पर आकर के ख़त्म हो सकता है, अपनी रोबस्टनेस को ख़त्म कर सकता है। वी सॉ दिस हैपन in one of our consumer focused companies. We still don't know how or why it lost its way. बोलते हैं हमारी एक कंपनी थी जो कंज्यूमर पर फोकस थी, मतलब जो सीधे कस्टमर के पास जाती थी। बोले हमको पता नहीं कि कैसे और क्यों वो अपना रास्ता भटक गई। वी इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर इट्स क्रिएशन। हमने इस कंपनी में
बनने के 20 साल बाद पैसा लगाया। ड्यूरिंग दैट पीरियड द मैनेजमेंट हैड बिल्ट द लार्जेस्ट ब्रांड इन इट्स इंडस्ट्री इन द कंट्री। और उस 20 साल में इसने अपना उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया। जैसे एसी एयर कंडीशन के बारे में जब सोचते हो सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? गोदरेज एसी बनाता है ना, गोदरेज है। अब तो वोल्टास हो गया। वोल्टास है, गोदरेज है, हाँ, लॉयड भी है। तो ऐसे ही एक बड़ा सा इसने ब्रांड बनाया था। When we invested in the company had no debt, the sales had grown 20% annually for past 5 years and it had delivered ROC of more than 50%. तीनों चीज़ें परफेक्ट थी। इनके पास कोई उधारी नहीं थी। 20% का सेल हर साल बढ़ रहा था 5 साल से और उनका ROC 50% था। Within a few years of our investing, the company's inventory and receivables started climbing steeply. लेकिन जैसे ही हमने पैसा लगाया, कंपनी का इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बढ़ने लगा। इसका क्या मतलब है? मतलब जो इन्वेंट्री थी वो बड़ी होने लग गई। मतलब सामान ढेर सारा बिकता कम था। हाँ, वेरी गुड। और रिसीवेबल्स मतलब रिसीवेबल कम थे कि ज़्यादा थे? दोनों बढ़ने लगे। रिसीवेबल्स बढ़ने लगा और कंपनी के इन्वेंटरी भी बढ़ने लगी। मतलब आपने बताया था कि जो लोगों से लेना है, वेरी गुड। उधारी दी थी वो लेनी है। जैसे हमने सामान दे दिया और उसका बोला पैसा दे देना बाद में, तो बाद में देगा, दिया ही नहीं। वो आपके दिखाएगा कि मेरा सेल्स तो हो गया, जो आप लोगों के ड्यू होते हैं वो रिसीवेबल है। मैंने पिछले साल 1 महीने हमने चेक किया, अपना ड्यूज पता है कितना था? 1 लाख रुपए। लोग अपना ड्यू कराते थे। हर एक कलेक्शन के बच्चे के ऊपर 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 ड्यू। यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनका 3 लाख ड्यू था। वो डिफ़ॉल्ट हो गया, बच्चे भाग गए, दिया नहीं वापस। तो इस कंपनी का इन्वेंट्री मतलब जो माल इनको बेचना है वो बढ़ता गया, बिक नहीं रहा था, और जो बिक रहा था उसका पैसा भी नहीं आ रहा था। विद इन अ फ्यू ईयर्स, अच्छा, अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल सेल्स इशू। एकदम टिपिकल है, अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ता है इसका मतलब उनका सेल्स नहीं हो रहा है। वाइल द कंपनी कंटिन्यू टू शो प्रॉफिट, इट हैड बिगन कंज्यूमिंग कैश। कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही थी लेकिन कैश खाए जा रही थी, खत्म कर रही थी। वाइल हैविंग बीन अ कैश जनरेटर इन अर्ली ईयर्स, शुरुआत के दिनों में तो एक खूब कैश बना रही थी। एज ए रिजल्ट इट हैड टू स्टार्ट बोरोइंग मनी जस्ट एज इट्स एबिलिटी टू रीपे द लोन्स डिक्लाइंड। अब धीमे धीमे ये अपना उधार वापस नहीं पे कर पा रही थी और अब इसको पैसा लेना पड़ रहा था बैंक से। बीइंग अ परमानेंट ओनर वी आर टॉलरेंट ऑफ डिक्लाइनिंग सेल्स और मार्जिन और मार्केट शेयर। बोलते हैं हम किसी भी बिजनेस के परमानेंट ओनर हैं, इसलिए अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो हम झेल लेते हैं, उनका मार्केट शेयर कम होता है तो भी हम झेल लेते हैं। बट वी विल नॉट रिस्क सर्वाइवेबिलिटी। लेकिन अगर कोई कंपनी सर्वाइव नहीं करने वाली है, ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एज द कंपनीज रोबस्टनेस नोज डाइव्ड वी एग्जिटेड द बिजनेस एट लॉस। इस कंपनी का जो रोबस्टनेस था, ताकत थी, वो नोज डाइव लेने लगी। मतलब यहाँ तक डूब गया। जब पानी में कूदिए तो आप पैरों के बल कूदना चाहते हैं, हाथ के बल, नाक के बल नहीं कूदना चाहते। सीधे नाक के बल गिर रही थी, जैसे हवाई जहाज़ गिरे ऐसे धड़ाम। तो जब ये कंपनी नोज डाइव कर रही थी, मतलब एकदम मरने के कगार पे थे, हमने वहाँ से अपने आप को निकाल लिया, लॉस पे निकाला, हमारा घाटा हुआ। द कंपनी सर्वाइव्स बट इज़ अ पेल रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। आज भी वो कंपनी है लेकिन वो पुरानी जो बहुत बड़ा ब्रांड थी, केवल उसका पेल रिफ्लेक्शन है, बस नाम भर के लिए है बस। दिस अनएक्सप्लेन्ड डिक्लाइन ऑफ रोबस्टनेस has occurred in our portfolio only once since our inception in 2007, but it has happened. बोलते हैं इस तरह की चीज़ केवल एक बार हुई है 2007 में, जब से हमने चालू किया है। 2007 के बाद जब हमने चालू किया बस, लेकिन हुआ तो है। तो ये तो पहली चीज़ है कि कंपनी बहुत अच्छी है, आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, रोबस्ट लग रही है, लेकिन फिर भटक गई, दूसरा ख़त्म हो गया। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम इज़ टू मच रोबस्टनेस। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वन हाई क्वालिटी बिजनेस इन नालंदा पोर्टफोलियो हैज़ बीन टू रोबस्ट। हमारे पास एक ऐसा बिजनेस था जो बहुत ज़्यादा रोबस्ट था, बहुत ताकतवर था।
It had been able to unwilling to implement any neutral strategies to expand its customer base, product segment और geographies. वो बोलता है कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है नया बिजनेस करने की, कोई नया कस्टमर बेस बढ़ाने की, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की. फालतू में क्यों करें? जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सालों साल से एक तरह से हमारे पास कैश बनाने की मशीन है, चलने दो. As a result, the company has grown its sales at less than 5% annually for a decade and its profit have stayed flat during the period. इसीलिए इस कंपनी का जो सेल्स है वो मुश्किल से 5% हर साल बढ़ रहा है पिछले 10 साल से, और इसका जो प्रॉफिट है वो फ्लैट है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है. To be fair, the industry has gone through vicious down cycle and this business is the only one among its peers that continues to generate profit and free cash flow. सच पूछिए तो ये इंडस्ट्री ही मर रही है. ये इंडस्ट्री बहुत से विशियस डाउन साइकिल में जा रही है. तो इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब धीमे धीमे ख़त्म हो रही है. ये ऐसे ही मान के चले जैसे कि न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री, यहाँ तक कि जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, वो भी घाटा खा रही है क्योंकि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है. आज के 20 साल बाद के जो बच्चे हैं अखबार नहीं खरीदेंगे. तो ऐसे ही ये कंपनी अब धीमे धीमे कम होती जा रही है, प्रॉफिट कम होते जा रहा है. It is also the only business in our portfolio that has taken robustness to its extreme by eschewing calculated risks. Eschewing का मतलब यही एक ऐसा बिजनेस है जो रोबस्टनेस को इतना हद तक बढ़ा लिया है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क को एश्यू कर रही है. ESCHEW इंग्लिश मैडम, ESCHEW एश्यू, अवॉइड करना, बाईपास करना. अरे कौन झंझट में पड़े यार, कैलकुलेटेड रिस्क जो चल रहा है चलने दो. एक तरह से जो हम लोग अब कर रहे हैं ना वो कैलकुलेटेड रिस्क है. मैं एक नया चेम्बर बना रहा हूँ, मैंने पेशेंट्स को दवाई लिखना शुरू कर दिया है. बल्कि आपको उस बोलना चाहिए जो पेशेंट आया था कि कल सुबह आओ, कल देख लेंगे. कल सुबह आ जाता. तो यही कंपनी थी जो कैलकुलेटेड रिस्क लेती नहीं थी. मे बी इट इज़ इन एन इंडस्ट्री इन विच इट कांट और शुडंट. शायद ये उस इंडस्ट्री में है जिसमें रिस्क नहीं ले सकती या शायद लेना नहीं चाहिए. परहैप्स व्हेन वन इंडस्ट्री अप साइकिल अराइव्स इट विल फाइनली सी ग्रोथ. शायद जब इस इंडस्ट्री का अप साइकिल आएगा, फिर से ये पुनर्जन्म होगा, तब शायद ये कंपनी फिर से ग्रोथ दिखाए. और मे बी नॉट, शायद ऐसा कभी ना हो. वी विल कंटिन्यू टू रिमेन ओनर्स इन दिस बिजनेस. ऑथर कह रहे हैं अभी भी हम इसमें पैसा लगा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं. While our returns have been positive, they have been below par. बोलते हमने पैसा तो कमाया है इसमें से, लेकिन जितना चाहते हैं उससे कम. But I love them. They are a class apart in a very tough place. बोलते हैं एकदम अलग टाइप के लोग हैं, बहुत मुश्किल जगह पर ये पैसा कमा रहे हैं. We are willing to sacrifice growth for robustness. ठीक है, ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोबस्ट बिजनेस है इसलिए हम पैसा निकालेंगे नहीं उसमें से, हम कमाते रहेंगे. We have made ऑलमोस्ट 40 इन्वेस्टमेंट्स टू डेट. बहुत कम है. मेरे पिताजी के पास देखेंगे तो कम से कम उसमें 60-70 इन्वेस्टमेंट होंगे. खेलते खेलते मैंने कम से कम 20-25 कर लिए हैं. इनकी इतनी बड़ी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कैपिटल है, फिर भी मात्र 40 इन्वेस्टमेंट किए हैं आज तक. इन ऑल ऑफ देम रोबस्टनेस वॉज प्राइमरी बट नॉट द ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया. और जब भी हमने इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे पहले उसमें देखा रोबस्टनेस, वही सबसे प्राइमरी चीज़ थी. हालांकि खाली वही चीज़ नहीं देखा, उसके अलावा भी और भी पॉइंट देखे, बट वो सबसे प्राइमरी था. वी हैव वर्कड ऑन द एजम्पशन दैट रोबस्टनेस विल लीड टू ग्रोथ एंड एवोल्यूशन. हम इस भरोसे पर चल रहे हैं कि जब कोई कंपनी रोबस्ट होगी तो वो ग्रोथ करेगी और इवॉल्व करेगी. द एजम्पशंस हैज़ फेल्ड अस ऑन 2 ओकेजन्स. और इस एजम्पशंस में हम 2 बार फेल हुए हैं. वन इन विच द कंपनी लॉस्ट रोबस्टनेस and another in which the company's excessive focus on robustness compromised growth. एक तब जब एक कंपनी ने अपना रोबस्टनेस ख़त्म कर दिया और दूसरी इतनी रोबस्ट थी कि उसने ग्रोथ ही छोड़ दिया, ग्रोथ करना छोड़ दिया. आई एम सरप्राइज्ड एट आवर स्ट्रैटेजीज लो फेलियर रेट. जब रोबस्ट है तो कैसे ग्रोथ करना छोड़ दिया? नहीं, इनका जो दिखा रहा है नहीं है ना, पैसे आ रहे हैं, तो फिर रोबस्ट है वो, ग्रोथ नहीं हो रहा है. देखो जैसे मैं एमपीस कहना चलाऊँ, 20 साल तक चलाऊँ और जितना कमाई आज है उतनी 20 साल बाद भी हो, तो ये हो गया रोबस्ट तो है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है. और वहीं पर
एक रिम्पी स्कैन है, मैं 4 खोल दूँ, 10 खोल दूँ, 20 खोल दूँ, 50 खोल दूँ, तो वो ग्रोथ है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे आशा डायग्नोस्टिक थी, सर डॉक्टर साहब खत्म हो गए, 36 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, वो आज भी एक ही है। चंदन है जो वो ग्रो कर रहा है। चंदन तो बहुत ग्रो कर गया। चंदन के तो कम से कम 25-30 तो डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे, एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, अब एक नया हॉस्पिटल है, उनके पास फार्मेसी की कम से कम 80 दुकानें होंगी, लखीमपुर में ही कम से कम 2 दुकानें दवाई बेचती हैं। वो ग्रोथ है। तो बोल रहे हैं पता नहीं क्यों हम खुद सरप्राइज्ड हैं हमारे अपने लो फेलियर रेट पर, कि हमारा फेलियर रेट कम क्यों है। वी हैव बीन क्वाइट लकी, हमारी किस्मत अच्छी रही है। एंड वाइल रोबस्टनेस शुड कंटिन्यू टू रिवॉर्ड अस अक्रॉस आवर पोर्टफोलियो, वी विल कंटिन्यू टू एनकाउंटर फेलियर इन द फर्स्ट और द सेकेंड काइंड ओवर टाइम। तो बिल्कुल हमारी रोबस्टनेस की वजह से हमको रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम फेल नहीं होंगे। कभी कभी हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा कि कंपनीज़ का रोबस्टनेस ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो बड़ी रोबस्ट होंगी लेकिन ग्रो नहीं करेंगी। तो ये इनके साथ हुआ है और हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये था रोबस्टनेस इज़ अ प्रॉक्सी फॉर एवोल्यूशनरी एंड बिजनेस सक्सेस बट डजंट गारंटी इट। 2 तरीके से इनका रोबस्टनेस से फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी रोबस्ट थी बट फिर भी बहुत नहीं कमाया। वो लोग बहुत समझदार होते हैं जो अपने ही थियरी के अगेंस्ट पॉइंट्स भी देते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है जहाँ पर आप बताते हैं कि ये दवाई काम करेगी लेकिन कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकती। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।